लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन, जबकि उम्मीदों की तरफ खरा उतरता हुआ बाजार, अच्छी मजबूती के ट्रेंड इस वक्त साइंस जो है पॉजिटिव साइड, ऑप्टिमिस्टिक ही होना चाहिए इस बाजार में। नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा भी जुड़े हैं। भारतीय बाजार इस वक्त अगर आप देखें, निफ्टी में 23,250 के आसपास ट्रेड देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी ऊंचाई से करीब 200 अंक फिसला जरूर है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बाजार की चाल जो है ठीक ठाक नजर आ रही है। ब्रॉडर मार्केट्स पर भी एक नजर होनी चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स पर भी एक फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखेंगे वहां पर भी मजबूती के साइंस, या यूं कहें कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट और सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट जरूर देखने को मिल रहा है। कहां से सबसे ज्यादा सपोर्ट आ रहा है? आईटी सेक्टर। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं आईटी पैक में बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है, और सिर्फ लार्जर आईटी प्लेयर्स ही नहीं, छोटी मझौली आईटी कंपनियां भी, निफ्टी आईटी इंडेक्स अगर आप देखेंगे आउट परफॉर्म करता हुआ वन साइड अप मूव देखने को मिला है। दिन की शुरुआत से ही जो सेक्टर में परफॉर्मेंस थी, वो परफॉर्मेंस जो है बरकरार रही 815 अंकों की मजबूती के साथ। ये पूरा का पूरा पैक ट्रेड करता हुआ, जिसमें हीरोज कहे जाएंगे पर्सिस्टेंट, कोफोर्ज, जेंजा टेक्नोलॉजीज जैसे काउंटर्स, जहां पर बढ़िया एक्शन के बीच कामकाज, कहां 10 से 11% की तेजी देखने को मिल रही है। विप्रो, ओरेकल फाइनेंशियल जैसे काउंटर्स भी हैं। इस बीच सीमेंट स्टॉक्स पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे नतीजों के दम पर हमने देखा अल्ट्राटेक सीमेंट के स्टॉक प्राइस में मूवमेंट देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल स्टॉक्स और साथ ही हम देख रहे हैं फार्मा प्लेयर्स जो कि बाजार को इस वक्त संभालने का काम कर रहे हैं। ऑन दी शो आपको बता देते हैं आने वाले 1 घंटे में आपके लिए क्या कुछ लेकर आएंगे। चंद मिनटों में हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट्स की पैनल जुड़ जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं और एक्शन पैक मार्केट में इस वक्त सेंटिमेंट्स कैसे बन रहे हैं, कौन से स्टॉक्स पर उनकी नजर है। ऑप्शंस के चैंपियन, हमारा एक खास सेगमेंट जहां ऑप्शन की दमदार रणनीति लेकर एक एक्सपर्ट 2:40 पर जुड़ेंगे। इसके अलावा 3 बजे मार्केट का एक्शन आपको बताएंगे, 3:15 बजे बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स और साथ ही इवेंट्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन चलिए एफआईएस डीआईएस की पोजीशनिंग की अगर बात करें, एफएनओ की बात करें, किस तरह के सेंटिमेंट्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, बड़ी बातें डिम्पी से एक बार जानते हैं। डिम्पी, बाजार में एक्शन तो नजर आ रहा है, एफएनओ के डेटा क्या कुछ कह रहे हैं? गार्ड है। आज अगर आप दिन भर का ट्रेड देख रहे हैं तो निफ्टी एक बार भी लाल निशान में नहीं आया और बैंक निफ्टी एक बार भी हरे निशान में जा रहा है। तो सिर्फ उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? 10 मिनट 15 मिनट। 15 मिनट के बाद वो रुक भी नहीं पा रहा है वहाँ से और वापस से फॉल आ रहा है। आप ये बैंक निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हैं, ये जो स्पाइक छोटी छोटी स्पाइक्स दिख रही है ना, ये सब ग्रीन में थी और उसके बाद टिपिकली वापस से मार्केट रेड में चला जा रहा है। हालांकि 100 पॉइंट कुछ नहीं होते इस 48,000 के आगे, बट फिर भी सेंटिमेंटली उतना इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज पहली बार हम फिर से 17 के नीचे विक्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इट्स अ गुड साइन। मार्केट ने पिछले 3 दिन से एक चीज़ की है। पहला जो अच्छी चीज़ है, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, अच्छी चीज़ ये है कि बॉटम बनाने की प्रोसेस फील हो रही है। आपको बना नहीं है, आपको स्क्रीन देख के लग रहा है कि शायद बॉटम बनाने की प्रोसेस है। उसकी मैं बड़ी वजह आज के सेशन की बजाय कल के सेशन को दूंगा। कल जब एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आए, उसके बाद का जो रिएक्शन था वो मार्केट के जीवंत होने का या टाइगर जिंदा होने का वो एग्जाम्पल भर था। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था और मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग भी की। आज ओपनिंग वीक थी, उसके बावजूद बाजार में यानी कि निफ्टी ने हर निशान में अपने को मेजॉरिटी ऑफ द समय निकाला। ये सेकंड डे है। जिस चीज़ से आप जूझ रहे हो, आप जूझ रहे थे फॉलोअप बाइंग से, आप जूझ रहे थे एफआईस की होल्डिंग से, अच्छे नंबर्स ना आने से, कुछ मेजर ट्रिगर्स ना होने से, ग्लोबल सेट ऑफ उतना स्ट्रांग ना होने से, कुछ करके इतना पिट चुके हो कि बहुत सारी चीज़ें डिस्काउंट हो गई हैं। कुछ तो कंपलसरी पुल बैक की रिक्वायरमेंट है, कुछ अपॉर्चुनिटी की भी रिक्वायरमेंट है। अपॉर्चुनिटी क्या? जिनके पास पैसे पड़े हैं उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, और जिनके पैसे फंसे हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि शायद अब मार्केट रुक जाए और उनके लॉसेस रिकवर होने लगे, क्योंकि जब यहाँ तक आ गए हो तो आगे की राह ज़्यादा आसान लगती है। मैं फिर से सुबह वाली बात को रिपीट करूँगा कि थोड़ा धीरज रखना चाहिए हमें भी, और रोज़ अभी मार्केट को ना देखो, क्योंकि पिछले 3 दिन का बाज़ार ये रोज़ देखने वाला बाज़ार नहीं है। ये कुछ एक इवेंट्स आपके सामने लगे हैं। अगर 1 तारीख इवेंट मिस हो रहा है तो 6 तारीख का इवेंट भी है। मान लीजिए 1 अच्छा गया और 6 और अच्छा गया, तो फिर आपका सोने पे सुहागा लग सकता है ना। तो कुछ ये सारी चीज़ें हैं, बट आप थोड़ा सतर्क रहें। बाय का स्टांस के साथ मैं नहीं जाऊंगा, पिछले 15 दिन से नहीं जा रहे हैं, बट एकोमुलेशन के स्टांस को मैं नहीं छोड़ूंगा। आप बाय और एकोमुलेशन का फ़र्क समझते हो
बाय का मतलब मेरे पास पैसे और मैं खरीद लूँ। एकुमुलेशन का मतलब है कि जब भी कोई गिरावट आएगी तो मैं उसमें से एकत्र करूँगा, अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढ ढूंढ के अपने पोर्टफोलियो में अपने रिस्क रिवॉर्ड अपनी लिवरेज के अकॉर्डिंग रख दूंगा। सिर्फ यही करना है। ट्रस्ट मी, मार्केट के पास अभी 16.5-17 का विक्स है। अच्छी खबरें आने पर पुल बैक स्ट्रांग होगा। कल में बैंक निफ्टी ने प्रूव करके दिखाया था जब 400 पॉइंट नीचे था, HDFC आया। आज कोई नंबर्स भी एज सच नहीं है मार्केट के अंदर जो जोर लगा पाएँ। थोड़ा ट्रिगरलेस मार्केट लग रहा है, इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। और मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर वापस से देख रहा हूँ। अगर आज शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी 13-14 रुपये नीचे नहीं होता, काम बन सकता था, थोड़ा और स्ट्रेंथ आती। बट ठीक है, फिर भी वेट कीजिए। लास्ट का आधा पौना घंटा काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है, इसके लिए प्रिपेयर भी रहिएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि लास्ट के आधे पौने घंटे में आप जुप करके ऊपर भी आ जाएं, क्योंकि बैंक निफ्टी बार बार उसके सिग्नल दे रहा है। कुणाल शाह, आदित्य अरोड़ा, ध्वनि पटेल, ओशो कृष्णन, ये चारों मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आदित्य आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ध्वनि पटेल आपका भी शुक्रिया, और ओशो कृष्ण आपका भी शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। पहले ओशो आपसे शुरू करें। एक बार ज़रा आपके इंडेक्स की रीडिंग क्या है, ज़रा पहले वो बताइएगा, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी एंड मानसी। सी ओवरऑल जैसा मार्केट में आज देखने को मिल रहा है कि लोअर लेवल्स पे 23,200 पे पुट राइटिंग काफी स्ट्रांग हो गई है, काफी सिग्निफिकेंट है। तो मुझे लगता है कि कुशनिंग बहुत नजदीक में है 23,200 के आसपास। वहीं हायर लेवल्स पे अगेन सेम व्यू है कि जब तक 23,350 को ब्रेक थ्रू नहीं करता है तब तक हमें अग्रेसिव बाइंग के पोजीशंस नहीं लेने चाहिए। थोड़ा स्टॉक वेज या स्टॉक सेंट्रिक अप्रोच हमें रखना चाहिए अभी के मार्केट में। बट आज का अगर हम ट्रेंड देखें, जैसा आपने भी बताया कि आज निफ्टी सारे टाइम पॉजिटिव टेरेन में ही ट्रेड करते हुए नजर आया है, तो मुझे लगता है ये एक इंडिकेशन है एक फॉर्मेशन का, लोअर जोन पे एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन का। बट ऑल तो कहना बहुत ही प्रियम्प्ट होगा, बट मुझे लगता है कि हायर लेवल्स पे जैसे 23,350 एक सस्टेनेबल बेसिस पे ब्रेकआउट होता है, मार्केट में काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल सकते हैं। सो अभी के लिए 23,200 का एक अच्छा सपोर्ट है, एंड इमीडिएट बेसिस पे 23,300 से 350 का रेजिस्टेंस निफ्टी में देखने को मिल रहा है। इंडेक्स पर हमारे एक्सपर्ट की तरफ से उनकी स्ट्रैटेजी इस वक्त, और सही बात है, इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी ढेर सारे मिल रहे हैं। जैसे डिम्पी भी बता रहे हैं, एक्यूमुलेशन इसका कह सकते हैं साथ जरूर देना चाहिए, लेकिन इन सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कॉशियस नजरिया भी अपना कर चले। लेकिन बाजार जो है इस वक्त अपॉर्चुनिटीज जरूर दे रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, आइए क्लोजिंग ट्रेड्स में हमारे एक्सपर्ट से जाने। गुड आफ्टरनून ध्वनि, बताइए क्या है आपके क्लोजिंग ट्रेड्स। गुड आफ्टरनून मानसी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे क्लोजिंग ट्रेड्स भी मेरी तरफ से 2 बाय के ट्रेड्स रहेंगे। जो कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है, सबसे पहले मुथूट फाइनेंस का यहाँ पे काउंटर है। इसके अंदर आप इंट्राडे चार्ट्स पे देखें तो वहां पे एक ब्रेकआउट विटनेस करने को मिल रहा है, तो करंट लेवल से आप इसको बाय करके चल सकते हैं। टारगेट जो ऊपर की तरफ है तो 2260, और स्टॉप लॉस आपको 2165 का मेंटेन करके रखना है। दूसरा कॉल जो मेरी तरफ से रहेगा वो रहेगा एफएमसीजी पैक में ब्रिटानिया की तरफ। ब्रिटानिया का डेली स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आपको एक राउंडिंग फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। स्टॉक इज नियर द ब्रेकआउट लेवल। यहाँ पे जो बाइंग एक्शन है वो वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये कंटिन्यू करेगा। आप इसको खरीद के चले। ऊपर की तरफ टारगेट है जो वो 5260 का लगाना है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके रखे 4970 का। तो चलिए एफएमसीजी पैक से एक ब्रिटानिया 5260 के टारगेट्स, और गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स। इनफैक्ट ध्वनि आज सुबह भी इसका जिक्र हमने किया था, और मुथूट मनापुरम में से ही एक कॉल ध्वनि की तरफ से भी आती हुई, और यहाँ पर खरीदारी की राय बन रही है। आज के सत्र में मुथूट फाइनेंस में हमने एक्शन, और मनापुरम में भी देखा था। इस वक्त 2260 के टारगेट्स को मानकर आगे चल सकते हैं। 2188 के लेवल्स पर हल्की फुल्की आधे % तक के डाउन ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून, आप बताइए आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे। गुड आफ्टरनून। आई थिंक फर्स्टली अगर मैं इंडेक्स की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि आज एक फ्लैट एक्सपायरी रहेगी यहाँ पे 23,250 के आसपास। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इंडेक्स में कोई मोमेंटम रहेगा, और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच डेफिनेटली है। आज हमने देखा कि ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन काफी अच्छा है, तो यहाँ पे फोकस ब्रॉडर मार्केट्स पे रहेगा रादर देन हेडलाइन इंडेक्स पे। पीएसयूज एज अ बास्केट लग रहा है कि एक अच्छा खासा वापस रैली के लिए स्टार्ट हो चुके हैं।
तो मुझे लगता है पीएसयूज में ही फोकस करना चाहिए और मेरे दोनों बाय कॉल रहेंगे वो भी पीएसयू स्पेस में से ही रहेंगे। जो फर्स्ट बाय कॉल है मेरे एंड से वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया में आप देखोगे कि स्टॉक में एक बॉटम फॉर्मेशन, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया है। यहाँ पे स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपने 20 डीएमए को भी सरपास कर दिया वॉल्यूम्स के साथ। मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी कोल इंडिया में होनी चाहिए, तो कोल इंडिया बाइंग की सलाह रहेगी। 382 का स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे और हायर लेवल्स पे 392 और 396 के टारगेट्स रहेंगे कोल इंडिया में। सो कोल इंडिया फर्स्ट पिक रहेगा बाय साइड पे। सेकंड रहेगा कॉनकॉर जो है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सिमिलर स्ट्रक्चर है, अगेन बॉटम फॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं स्टॉक में। यहाँ से एक अच्छा खासा रैली आनी चाहिए करंट लेवल से। काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, सो एक का बाउंस भी बनता है। सो 771 770 के आसपास चल रहा है, आप करंट लेवल्स पे लॉन्ग कर सकते हो। 754 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, हायर एंड पे 790 और 800 के टारगेट्स हैं। चलिए, कुणाल शाह की तरफ से भी दोनों कॉल्स खरीदारी की, कोल इंडिया और साथ ही कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकॉर 2% की तेजी ये स्टॉक भी इस वक्त देख रहा है। हमारे साथ ओशो कृष्णन भी है। गुड आफ्टरनून ओशो, बताइए आपकी तरफ से क्या खरीदारी की ही होंगी कॉल्स आज? वेरी गुड आफ्टरनून। यस, दोनों ही बाई के रिकमेंडेशन हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, सीमेंट काउंटर में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रैक्शन आया हुआ है एंड मुझे रैमको सीमेंट का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। इसमें अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम पे 880 के आसपास नवंबर मंथ में ब्रेकआउट आया था। वापस से काउंटर अपने नेकलाइन को रीटेस्ट कर रहा है जो कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से भी कोइंसाइड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है बाइंग की तरफ। सो रैमको सीमेंट पे बाई की सलाह बन रही है। करंट लेवल्स पे 950 से 955 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं एंड वहीं 880 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह है। सेकंड काउंटर जिसका शो के स्टार्टिंग में ही जिक्र हुआ था, एचडीएफसी बैंक का, वो मुझे लगता है आज ऑल्दो हायर लेवल से थोड़ा कूल ऑफ हुआ है बट अभी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है काउंटर का, अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पे है। तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा ट्रैक्शन यहाँ पे बन सकता है। तो इस काउंटर को करंट लेवल्स पे बाय करने की सलाह बन रही है। 1620 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड हायर लेवल्स पे 1720 तक के टारगेट्स हमें पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। आ गई दो खरीदारी की कॉल ओशो कृष्णन की तरफ से भी, और क्लियरली यहाँ पर लॉजिस्टिक्स स्पेस से जुड़ी स्टॉक्स, कोल इंडिया जैसे काउंटर्स, एफएमसीजी, पैक, सीमेंट और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्लेयर्स हमारे एक्सपर्ट्स की लिस्ट में जरूर हैं। गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियां भी आ गई, लेकिन फार्मा पर किसी ने ओपनिंग नहीं की। आदित्य, गुड आफ्टरनून, क्या आपकी लिस्ट में फार्मा सेक्टर शामिल हैं? वेरी गुड आफ्टरनून। आप बुलसाए मेरा जो पिक रहेगा वो फार्मा से ही रहेगा और मुझे लगता है कि बाजार में काफी वॉलेटिलिटी बनी हुई है। कल भी हमने देखा कि निफ्टी में 200 पॉइंट का अप मूव, फिर 200 पॉइंट का डाउन मूव। इसके चलते फार्मा एक स्लो एंड स्टेडी अपराइजर रहा है और अच्छे से एस्केलेट कर रहा है ऊपर की साइड। तो मुझे लगता है सन फार्मा में एक एक्यूमुलेशन या बाय की सलाह बनती है। ये स्टॉक क्लियरली फार्मा पैक में आउट परफॉर्म कर रहा है। इसको बाय किया जा सकता है इन रेंज ऑफ 1830 से लेके 1840। स्टॉप लॉस रहेगा 1780 का और टारगेट रहेगा 1890 का। टारगेट 1890 का, 1890 का। सन फार्मा का स्ट्रक्चर वैसे भी काफ़ी अच्छा है और ये शेयर फार्मा स्पेस में स्टैंड आउट भी कर रहा है। 2% के आसपास की तेजी आज है। 1780 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आपको इसमें चलना है। हमारे साथ एक दिग्गज फंडामेंटल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, पंकज पांडे हमारे साथ हैं, आईसीसी डायरेक्ट के। पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीना स्वदेश पर। पंकज जी, सीमेंट पैक से शुरुआत करते हैं। नंबर्स अच्छा है अल्ट्राटेक के, शेयर 7% ऊपर है और अल्ट्राटेक ने पूरे सीमेंट बास्केट का भी मूड अच्छा किया है। ग्रासी में 3.5% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं। बाकी शेयर भी चल रहे हैं। रैमको सीमेंट में 5% की तेजी है और आगे बजट खड़ा है। निश्चित तौर पर कैपेक्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंफ्रा पर सरकार का पुश रहने ही वाला है। सीमेंट पैक में क्या थोड़ा सा लंबा सोच के अगर किसी को खरीदना हो, आपके हिसाब से ये स्पेस कैसा लग रहा है और पसंद आपका कौन सा शेयर है? आई थिंक अगर आप अगले 1 या 2 साल के हिसाब से बात करें तो मेरे हिसाब से 2 सेक्टर हैं जिसमें एक सीमेंट है और एक स्टील है, जहां पे आपका अर्निंग ग्रोथ निफ्टी अर्निंग ग्रोथ को बीट कर सकता है। नहीं, देखिए, सीमेंट के नंबर से लास्ट क्वार्टर में काफी खराब थे, वर्स्ट क्वार्टर था मेरे हिसाब से, उसके हिसाब से इंप्रूवमेंट है। जैसे अल्ट्राटेक की बात करें, ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड थी करीब 3 से 4% की थी एंड वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट में आया है।
इनफैक्ट नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वॉल्यूम ग्रोथ बेटर रहेगी एंड थोड़ा शायद प्राइस रियलाइजेशन जितना उम्मीद है उतना तो शायद नहीं बढ़ेगा, बट इन जनरल यहाँ से नंबर्स आपको बेहतर ही मिलने वाले हैं। एंड एक अकेला सेक्टर है जहाँ पे कोई बहुत ज्यादा प्राइस मूवमेंट अच्छा हुआ नहीं है। आई थिंक टॉपिक्स में अगर आप देखेंगे तो मैं अल्ट्राटेक रहेगा, इसमें हमारा प्रीवियस टारगेट करीब 13,500 का था। बिसाइड्स दैट आई थिंक जेके सीमेंट है या फिर रैमको सीमेंट है, वो अच्छे लगते हैं। एंड स्टील अगर देखें मेरे हिसाब से अभी नतीजे नहीं आए, बट ओवरऑल सेंस है कि स्टील में एक कहीं अगर सरकार एक काफी टाइम से कोशिश कर रही है कि एक सेफगार्ड ड्यूटी लगाएगी, आई थिंक उसका जो डेल्टा होता है या उसकी वजह से जो अर्निंग्स में जंप आता है वो काफी सिग्निफिकेंट आता है। जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील में अगर 5% का सेफगार्ड ड्यूटी लगता है तो करीब 25% का एबिटा का एक डेल्टा निकल के आता है। तो मेरे हिसाब से जेएसडब्ल्यू स्टील या जेएसपीएल मेटल पैक में मेरे काफी अच्छे लगते हैं। तो ओवरऑल सीमेंट एंड स्टील काफी अच्छे लगते हैं। प्लस आई थिंक जैसे आपने हाईलाइट किया कि बजट को लेके भी काफी उम्मीदें है कि हालांकि इस साल थोड़ा केपेक्स स्लाइटली कम होगा, बट अगले साल काफी एक्सपेक्टेशन है कि ये जो केपेक्स का टेम्पलेट है सरकार का वो मेंटेन रहेगा एंड उसका फायदा ऑब्वियसली सीमेंट एंड स्टील जैसे कोर सेक्टर्स को मिलना चाहिए। सीमेंट और स्टील ये पसंद है और उसमें से स्टॉक्स भी आपको बता दी हैं पंकज जी ने। जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, अगर आप स्टील में देखने जा रहे हैं तो जेएसडब्ल्यू स्टील लीडर भी है और इस पर आप अपना दांव लगा के चल सकते हैं अगर आपको लंबी अवधि की सोच रखनी है बाजार में। तो एक व्यू ज़रा हम आयशर पर लेंगे और ध्वनि आप ज़रा चेक करिए आयशर का चार्ट। डे हाई के आसपास शेयर आकर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। बढ़िया मोमेंटम आज इसमें हम देख रहे हैं एक रेंज के बाद। आयशर कितना और चलेगा शेयर ये? बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पर आयशर का जो काउंटर है अगर आप इंट्राडे चार्ट स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई का जो ब्रेकआउट पॉइंट है उसी के पास अभी फिलहाल के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं। तो आज डेज हाई के ऊपर जैसे यहाँ पे ये स्टॉक चलता है तो यहाँ पे इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छा एक बीटीएसटी ट्रेड भी यहाँ पे आपके लिए साबित हो सकता है। करंट लेवल से अगर आप इसके अंदर लॉन्ग करते हैं तो ऊपर की तरफ का जो मोमेंटम है वो 5220 तक के लेवल तक यहाँ पे आपको कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा और नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस इसमें खास करके मेंटेन करना है तो आप 5080 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। ठीक है। इस बार के बजट में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे सबकी नज़र है। सबको ऐसा लगता है कि सरकार शायद हो सकता है रियल एस्टेट को बूस्ट करने का डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तरीका दे दे। इनडायरेक्ट तरीका ये हो सकता है कि अगर आप लोन पे मकान ले रहे हैं तो ब्याज पे और कुछ प्रिंसिपल पे आपको छूट मिल जाए। ब्याज पे छूट अभी भी मिलती है बट वो फुली कंस्ट्रक्शन वाले मकान पे मिलती है, अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं मिलती। हो सकता है अंडर कंस्ट्रक्शन में भी मिल जाए, सरकार ऐसा सोच सकती है, ये एक अच्छा तरीका होगा। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां सबके रडार पे रहेगी। दो मेजर कंपनीज LIC हाउसिंग और PNB हाउसिंग, आदित्य अरोड़ा, इन दोनों को एक बार जरा आप चेक कर लीजिए। बिल्कुल। देखिए अगर हम LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो आज अच्छी खासी दौड़ लगाई है स्टॉक ने। तो ऊपर के लेवल जो बन के आ रहे हैं स्टॉक पे नजरिया न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेगा। शॉर्ट टर्म में ऊपर के नजरिए बन के आ रहे, टारगेट बन के आ रहे 600 से लेके 605 के। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस पे पॉजिटिव नजरिया बन रहा है। और अगर यही हम PNB हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो स्टॉक में इतना अच्छा खासा एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसको अवॉइड करेंगे। डन। तो ये कुछ एक रिकमेंडेशंस इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को। एक और बात, अगर आपने एक्सपोजर ले रखा है तो आप ना तो एवरेज करना ना ही वॉल्यूम बढ़ाना, जो एक्सपोजर ले रखा है उतना ही रखना। हमने पूछा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले गेस्ट ने बता दिया आपको भर भर के ले लेना है। ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है तो ज़्यादा मत रखना। जितना लाइट रहोगे उतना इस बजट का फ़ायदा उठा पाओगे। ऑलरेडी हैवी हो गए, बजट के अंदर अच्छी चीज़ आ गई, सामने शेयर पड़ा, आप ले सकते हो, पैसे नहीं है, खरीदोगे कैसे? तो इसलिए थोड़ा सा लाइट रखो अपने आप को। ड्यूरिंग द बजट और पोस्ट बजट भी आपके पास पैसा होना चाहिए सिस्टम के अंदर
प्लांट लगा। इस बीच 23,200 के आसपास ट्रेड करता हुआ निफ्टी। अडानी ग्रीन के नंबर्स, अडानी एनर्जी के नंबर्स आपके स्क्रीन पर। करीब 1.5% की तेजी पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। नतीजों का इम्पैक्ट मुनाफे के फ्रंट पर अगर आप देखें, करीब 80 अंकों का इजाफा, 80% की बढ़त देखने को मिली है। कंसोलिडेटेड आय जो है करीब 28% बढ़कर 5,830 करोड़ पर। सालाना आधार पर आय के फ्रंट पर नतीजे ठीक ठाक। मुनाफे का आंकड़ा भी पॉजिटिव, 626 करोड़ तक सालाना आधार पर कंपनी ने अपना प्रॉफिट पोस्ट किया। और क्लियरली नतीजों का इम्पैक्ट है जो कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं स्टॉक प्राइस में। अडानी एनर्जी 811 के लेवल्स पर। ओशो, एक क्विक राय अडानी एनर्जी के स्टॉक प्राइस पर आपसे जानना चाहेंगे। इस वक्त 1.25% की तेजी, क्लियरली रिजल्ट का इम्पैक्ट जो कि स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। अच्छा आदित्य, आप बताइए अडानी एनर्जी पर एक टेक। देखिए, हाल फिलहाल अगर स्टॉक के पैटर्न देखें तो स्टॉक एकदम रेंज बाउंड है। अभी भी 1% की मूवमेंट है, तो कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के इधर संकेत नहीं बन रहे हैं। बट 860 के ऊपर एक बार स्टॉक निकलता है तो वो ब्रेकआउट अटेम्प्ट होगा, वहां से बुलिश नजरिया बनाया जा सकता है। उस समय स्टॉप लॉस रहेगा 820 का और टारगेट रहेंगे 900 के। एक रिजल्ट और उसके बाद एक टेक्निकल व्यू आपके लिए। लेकिन सीमेंट प्लेयर्स आज फोकस में है और खास तौर से अल्ट्राटेक सीमेंट पर नजर होनी चाहिए। एक तो कंपनी के अच्छे नंबर्स आए और नंबर्स के साथ साथ मैनेजमेंट की पॉजिटिव कमेंट्री भी, जिसके दम पर स्टॉक में करीब 8% का इजाफा देखने को मिला है। नतीजे कैसे रहे, क्या कुछ रहा इस कमेंट्री में खास जिसने इतना बूस्ट दिया है अल्ट्राटेक सीमेंट पर? आइए जानते हैं शरद से। शरद बताइए। जी बिल्कुल, अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। आप रेवेन्यू देख लीजिए, एबिटा देख लीजिए, मार्जिन्स देख लीजिए, तीनों ही सेगमेंट्स में जो है एनालिस्ट एस्टिमेट्स को बीट किया है। और इंटरेस्टिंगली पैट देखें तो 76% का उछाल भी देखने मिला है। जो ऑपरेशनल नंबर्स होती है जिसे हम ट्रैक करते हैं वो होता है एबिटा पर टन सीमेंट कंपनीज़ के लिए। यहाँ पे जो है कंपनी का एबिटा पर टन 964 रुपीज़ का है। और यही अगर आप सीक्वेंशियल बेसिस में इसको कंपेयर करें तो ये आंकड़ा 725 का था। तो एस्टिमेट्स के हिसाब से जो है एबिटा पर टन में भी जो है उछाल देखने मिला है। और वॉल्यूम्स में भी जो है एनालिस्ट एस्टिमेट से ज़्यादा ग्रोथ आया। लेकिन मार्जिन्स इतने बढ़े क्यों? इसके दो रीज़न है। एक, इनके जो फ्यूल कॉस्ट है वो लगभग 1.5% सिक्वेंशियली गिरा है। और ये फ्यूल कॉस्ट जो होता है एक बड़ा जो है ट्रिगर होता है खास करके सीमेंट कंपनीज़ को, जिसको पावर बहुत लगता है। और इसके अलावा जो है मैं बताऊंगा कि जो ऑपरेटिंग लिवरेज चल रही है कंपनी में पिछले 2 से 3 क्वार्टर में, उसका भी बेनिफिट जो है मार्जिन्स में देखने मिल रहा है। कंपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगभग 73% पे है। और रियलाइजेशन की बात करें तो प्राइस हाइक जो था उन्होंने लिया था दिसंबर के क्वार्टर में, उसके कारण आपको रियलाइजेशन ऊपर देखने मिल रहे हैं। डोमेस्टिक सेल्स वैल्यू का आंकड़ा जो है बाई वॉल्यूम का है 10% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ का। और की कमेंट्री भी आई है मैनेजमेंट से, जहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे जो सस्टेनेबल वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा लंबे अवधि के लिए वो जो है लगभग 7 से लेके 8% का रहेगा। आगे जाते हुए 200 मिलियन टन पर एनम का कैपेसिटी भी जो है अब देश में जो है वित्त साल 2027 तक वो टारगेट करने वाले। तो ऑफकोर्स इनकी जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही है कंपनी को लेके, और जो की ट्रांजैक्शंस हुई है हाल ही में इंडिया सीमेंट्स, केशोराम इंडस्ट्रीज और सास सीमेंट जैसे एक्विजिशंस हुई है, उस पर भी जो है उन्होंने बुलिश नज़रिया दिया है उनके स्टेटस अपडेट को लेके। लेकिन याद रखिए ओवरऑल सीमेंट कंपनीज जो है उसमें तेज़ी आ सकती है। और क्योंकि कुछ प्राइस हाइक्स जो है हमारे चैनल से सजेस्ट करें कुछ रीजन्स में जो है आपको फरवरी में देखने मिल सकता है। और ये दालमिया भारत के कॉन कॉल में भी कहा गया था। तो आपको सीमेंट स्पेस पे जो है ज़रूर नज़र रखिएगा, यहाँ पे आज एक्शन दिख रहा है। शरद शुक्रिया ये सारी डिटेल रिसर्च हम तक पहुंचाने के लिए। तो नतीजों के दम पर साथ ही मैनेजमेंट कमेंट्री जो कि अल्ट्राटेक सीमेंट को काफ़ी बूस्ट दे रही है, और उसी के साथ साथ इवेंचुअल इम्पैक्ट पूरे के पूरे सीमेंट प्लेयर्स पर भी नजर आ रहा है। नतीजे एक एक कर आपके स्क्रीन पर फ्लैश होते हैं, आप देख रहे हो। इसके अलावा खबरें भी ढेर सारी। मारुति सुजुकी के लिए अभी अभी ताज़ा एक खबर आई है, कंपनी 1 फरवरी से अपनी गाड़ियों के दाम जो है उसमें बढ़ोतरी करने वाली है। और इस बीच जी एंटरटेनमेंट के नतीजे भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आय में करीब 1% की कटौती, सालाना आधार पर आंकड़े आपके स्क्रीन पर इस वक्त 19,788 करोड़ आय का आंकड़ा यहां पर देखने को मिला है। करीब 1.5% तक की मजबूती, ऑलमोस्ट 2% तक की तेजी, क्योंकि मार्जिन्स के फ्रंट पर आंकड़े जो है पॉजिटिव है। मार्जिन्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक एक कर जैसे जैसे ये डेटा हमारे सामने आएंगे हम आप तक फ्लैश करते जाएंगे। लेकिन जी एंटरप्राइजेस, जी एंटरटेनमेंट के नंबर्स हैं जिसके चलते स्टॉक में एक मूवमेंट आई है। ये सारी की सारी चीजों पर क्विकली हमारे एक्सपर्ट से राय जान लेते हैं। कुणाल, सीमेंट से शुरुआत करेंगे। जिस तरह से नतीजे आए अल्ट्राटेक सीमेंट के, उसके बाद पूरे पैक में एक बूस्ट देखने को मिला है। सीमेंट सेक्टर कनेक्टिंग प्ले, रियल एस्टेट भी है, कोई टेक आपकी तरफ से?
आई थिंक ओवरऑल अगर सीमेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है, वो है ग्रासिम। स्टॉक आप देखोगे कि वापस एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। स्टॉक ने आज अपने 20 DMA को भी सरपास कर दिया वॉल्यूम्स के साथ। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे तेजी और भी बरकरार रहेगी। जो हाई लेवल्स पे मैं टारगेट देख रहा हूँ वो है 2520 और 2550 के ग्रासिम में। और जो लोअर एंड पे स्टॉक का जो सपोर्ट बन चुका है वो है 2420 का। तो जब तक 2420 नहीं तोड़ता है तब तक व्यू बुलिश है। हायर एंड्स पे 2520 और 2550 के टारगेट्स होने चाहिए। इसी में अच्छी तेजी और अल्ट्राटेक के साथ साथ ये भी शेयर दौड़ रहा है। जी एंटरटेनमेंट के नतीजों की तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो गई है। आप सारे के सारे आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आए 1% घटी है, 19,788 करोड़ रुपए की आय आई है क्यू ऑन क्यू। और प्रॉफिट में हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी है, शेयर में 2% के आसपास की हम तेजी देख रहे हैं। मुनाफा करीब 22% बढ़ा है, 1636 करोड़ रुपए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। हालांकि शेयर हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि रेंज में ही है जी एंटरटेनमेंट का। एक बार जरा व्यू ले लेते हैं। हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हमारे साथ, जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत भी हमारे साथ हैं। अक्षय जी, पहले जरा जी एंटरटेनमेंट पर व्यू दीजिए और उसके बाद आपके शेयर जानेंगे। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो जी के नतीजे आए हुए हैं और जिस प्राइस पॉइंट पे जी ट्रेड हो रहा है, अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से 2020 में ये लेवल हमने देखे थे। लोएस्ट पॉइंट है जी का 114 115 और ये लेवल करीबन उसके आसपास आ चुका है, छू चुका है। तो सपोर्ट, बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट पे ट्रेड हो रहा है जी। यहाँ से चल पाता है कि नहीं वो टेक्निकली हमें देखना पड़ेगा। तो जिनके पास है उनको होल्ड रहेगा विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 112 और जिनको खरीदनी है, फ्रेश खरीदारी करनी है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ पे बाय करे, जल्दबाजी ना करे, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक का सेटअप अभी भी नेगेटिव है। सपोर्ट पे आया हुआ है, बस वही एक पॉजिटिव है। तो 130 ये लेवल क्रॉस करने दे, थोड़ी सी स्ट्रेंथ पे मैं बाय करने की राय रखूंगा। तो फिलहाल होल्ड विथ स्टॉप लॉस ऑफ 112। जिन्हें बाय करना है उनको 130 के ऊपर बाय करने की राय रहेगी। 130 के ऊपर खरीदने की सलाह है जी एंटरटेनमेंट को। आपको याद होगा कि 15-20 दिन पहले की बात है, जब पुनीत गोयनका के सेटलमेंट एप्लीकेशन को सेबी ने रद्द किया था, उसके बाद हमने शेयर में उछाल देखा था। तो हो ये रहा है कि सुभाष चंद्रा फैमिली के को लेकर अगर कोई नेगेटिव चीज़ आती है तो जी एंटरटेनमेंट के शेयर में हम पॉजिटिव रिएक्शन देखते हैं, और वो भी हमने देखा था। हालांकि वो तेज़ी फिर फिजल आउट भी हो जाती है, 1-2 दिन हम एक्शन देखते हैं, उसके बाद फिर वही हो जाती है। 120 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। 130 के ऊपर जाकर सस्टेन करें तो फिर आपके लिए इसे मौके आगे बनते हुए दिखेंगे। अक्षय जी, आप बता दीजिए आपके फिर शेयर कौन से हैं, क्या खरीदना है? तो दो स्टॉक्स चुना है, दोनों बाइंग की तरफ है। पहला तो फर्टिलाइजर पैक ने बहुत दमदार इंट्राडे रैली हमने देखा है बहुत सारे नेम्स में, और यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर्स ये मेरा टॉप पिक रहेगा, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का एक बुलिश डेवलपमेंट हमने स्पॉट करा है। उसका ब्रेकआउट आज आपको देखने को मिले, जिसके चलते प्राइस में काफी बढ़िया मोमेंटम इंट्राडे में दिखा है। ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो टारगेट है 1490 1507, ये दो टारगेट आपको जल्दी ही चंबल फर्टिलाइजर्स में देखने को मिल सकता है। आपको ये ट्रेड में 14 आपको ये स्टॉप लॉस आपको बना के चलना है 497 का। तो बाय करने की राय है फॉर टारगेट ऑफ 540 इन चंबल फर्टिलाइजर्स। दूसरा ट्रेड है सिप्ला में। तो सिप्ला का भी अगर आप सेटअप देखें तो एक सपोर्ट बेस पे है, 1420 का सपोर्ट जोन है। 3-4 बार मल्टीपल टाइम सपोर्ट से रिकवरी करने का हिस्टोरिकल एविडेंस है। इस बार भी रिकवरी कर जाएगा, ये चार्ट बता रहा है। तो इसके चलते बाय करने की सलाह है सिप्ला फॉर टारगेट्स ऑफ 1490 और 1503, स्टॉप लॉस ऑफ 1424। 1424 का स्टॉप लॉस, 1490 के आसपास के टारगेट सिप्ला में। फार्मा सेक्टर की से ही जुड़ी हुई कंपनी हम देख रहे हैं कि सिंजीन इंटरनेशनल, जो कि रिसर्च आर्म है बायोकॉन की ही, उसके नंबर्स आ गए हैं। आय करीब 10.5% बढ़ी है और ये आय आई है 944 करोड़ रुपए की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी कि पिछले साल की इसी तिमाही से अगर हम तुलना करें तो। और मुनाफे में 17.5% का उछाल है। तो प्राइमा फेसी नंबर अच्छे दिख रहे हैं और स्टॉक पे हम पॉजिटिव रिएक्शन भी देख रहे हैं। अब डे हाई पर कारोबार कर रहा है, 2% के आसपास की मजबूती। पंकज जी, एक बार सिंजीन पर व्यू दीजिए, कैसी लगती है आपको कंपनी है? हालांकि ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी हमने प्रॉफिट चेकिंग देखी है, ये शेयर जब 900 950 की रेंज में गया था, अब ऊपरी स्तरों से 100 रुपए करीब सस्ता है। तो देखिए, जैसे ये सिंजीन जो स्पेस में ऑपरेट करता है, स्पेस हमें काफी अच्छा लगता है, विच इज सीडीएमओ एज अ स्पेस।
पहली चीज तो ये कि ग्लोबली एक R&D स्पेंड बढ़ने के काफी अच्छे आसार हैं, प्लस जो आउटसोर्सिंग इंडिया में होगी वो भी बढ़ने के आसार हैं, और इस कंपनी इस डोमेन में ऑपरेट करती हैं। प्लस अगर आप दो तीन चीजें देखेंगे, जैसे ग्लोबली दो तीन जो ड्रग है, जैसे कि एक एंटी डायबिटीज की ड्रग है जिसको बाद में वेट लॉस के लिए भी यूज करते हैं, करने वाले हैं। तो आई थिंक ये सब की जो अपॉर्चुनिटी है, इन सारी कंपनीज जैसे सिंजिन हो गए या बाकी और डीवीस हो गए या फिर पिरामल फार्मा हो गए, आई थिंक इनके लिए काफी बेहतर निकल के आने वाली है। प्लस मैं अभी भी उम्मीद करूंगा कि यूएस में बायोसिक्योर एक्ट पास हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो इन कंपनीज को जो अगले 4-5 साल के लिए जो रनवे फॉर ग्रोथ होगा काफी बेहतर होगा। एंड सिंजिन में भी काफी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑलरेडी कंपनी डाल चुकी है, जो कि अंडर यूटिलाइज है मेरे हिसाब से। ओवरऑल आगे जाके आपको इस पे बेहतर न्यूज फ्लो प्लस ओवरऑल रनअप मैं इस सेगमेंट में काफी बेहतर देखता हूँ। फार्मा में आई थिंक हॉस्पिटल और एक ये सेगमेंट है जहां पे हमें लगता है कि अगले 4-5 साल में आपको काफी पॉजिटिव एक्टिविटी दिखने वाली है। सिंजिन को लेकर ये व्यू। आज हम देख रहे हैं कि नंबर्स अच्छे आए, परसिस्टेंट के, कोफोर्ज के दोनों शेयर 10% ऊपर है, और कोफोर्ज की जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। और इनके साथ साथ हम तमाम आईटी शेयरों को दौड़ लगाते हुए देख रहे हैं, चाहे वो ओरेकल हो, चाहे बिरला सॉफ्ट हो, तमाम शेयर आज चल रहे हैं। दिग्गजों में हम उतनी बाई नहीं देख रहे, लेकिन मिड कैप में आज बाहर है। तो मिड कैप में ये तेजी है क्यों, जरा ये समझ लेते हैं। कितने टिक सकती है इसका भी अंदाजा आपको लग जाएगा। हमारे सहयोगी अंश भीलवार हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरी की पूरी बहुत ही शानदार रिसर्च लेकर। अंश, बताइए क्यों तेजी बनी है मिड कैप इंडेक्स में, आईटी में? बिल्कुल, अगर बड़े कंपनी में देखें तो वहाँ पे थोड़ी हो रही है, लेकिन मिड कैप में जैसे कि आपने बताया यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है। तो चलिए इसे जान लेते हैं कि क्या कारण है। सबसे पहला रीज़न तो यहाँ पे Q3 नतीजे, जो Q3 नतीजे है वो काफ़ी अच्छे आते हुए नजर आए हैं। अगर उसे हम अनुमान से कंपेयर करें तो बेहतर आते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पे अच्छी पॉजिटिव एनर्जी बनती हुई नजर आ रही है। दूसरा रीज़न, Q3 के नतीजे तो अच्छे ही है, लेकिन साथ ही साथ जो मैनेजमेंट कॉमेंट्री है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आती हुई नजर आ रही है, प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर रिलेटेड क्वार्टर्स के लिए भी। तीसरा रीज़न यहाँ पे यूएस का है, जो यूएस में ट्रम्प पावर में आए उसके चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। वहाँ के मार्केट तो ऑल टाइम हाई टच कर ही रहे हैं, उनके चलते हम यहाँ पर भी देख रहे हैं आईटी स्टॉक्स में भी अच्छी तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है। फोर्थ रीज़न सीजनली क्वार्टर का है। अब सीजनली देखें तो Q3 वैसे तो वीक रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छे नतीजे आते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव साइन है। पांचवा रीज़न डॉलर का है, क्योंकि डॉलर हम देख रहे हैं कि लगातार स्ट्रांग होते जा रहा है। अगर पिछले 1 महीने का या 6 महीने का हम ट्रेंड देखें तो काफ़ी मजबूत हो चुका है, जिसके चलते आईटी कंपनीज को काफ़ी सपोर्ट आता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि अगर हम 2 स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले परसिस्टेंट की बात करेंगे। नतीजे अच्छे थे, मैनेजमेंट ने यह बताया कि क्वार्टर हमेशा वीक रहता है Q3 का, इसके बावजूद इन्होंने तीनों ही जो इनके वर्टिकल्स है, तीनों ही वर्टिकल्स में इन्होंने कमाल का ग्रोथ दिखाया है, जिसके चलते स्टॉक में हमें यहाँ पे तेजी होती हुई भी नजर आ रही है। साथ ही साथ मैनेजमेंट ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि उनके जो FY25 के टारगेट है वो भी अचीव हो सकते हैं। कोफोर्ज के भी नंबर आए थे और वो भी अच्छे थे, और यहाँ पर भी हमें 10-11% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे हम देखें तो नंबर्स तो अच्छे थे, लेकिन स्पेशली ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पे 200% का उछाल होता हुआ नजर आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। साथ ही साथ ऑर्डर बुक का भी देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 40% का एक अच्छा उछाल आता हुआ नजर आया है। इसके साथ साथ कंपनी के CEO ने यह भी कहा है कि जो आने वाला साल है वहाँ पे काफ़ी रोबस्ट और काफ़ी एक सस्टेन्ड ग्रोथ दिख सकता है, तो एक काफ़ी अच्छा फॉरवर्ड लुकिंग यहाँ पे व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है इस स्टॉक के लिए और तमाम मिड कैप स्टॉक्स के लिए भी। ठीक है, तो ये सारे के सारे शेयर, इस पर हमने व्यू भी लिया है, आपको ये भी बता दिया कि तेजी क्यों बन रही है और कितनी टिकाऊ हो सकती है। 10%, 11%, 12%, 4-5%, सारे के सारे शेयर आज बज़ करते हुए आपको दिखाई देंगे। मिड कैप बड़े शेयरों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो शुरुआती तेजी बनी थी वो उतनी टिक नहीं पाई, और विप्रो को अगर हम छोड़ दें तो बाकी शेयर आपको निफ्टी के टॉप 10 गेनर्स में TCS, इन्फोसिस नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ तो मार्केट का मूड ख़राब रहता ही है, हर कुछ ना कुछ बोलने के लिए होता है। कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है, पिछले 10 दिन से उम्मीदें तो हैं बट मार्केट वैसा रिएक्ट नहीं कर रहा। अच्छी चीज़ ये है कि थोड़ा रोकने की कोशिश कर रहा है, बट बुरी चीज़ ये है कि रिएक्शन फास्ट नहीं है, इतना स्लो है कि आप सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना करते करते थक जाएंगे, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं हिलेगा। निफ्टी 100 पॉइंट का मूवमेंट नहीं देगा, 3000 पॉइंट टूटा हुआ है, उसके बाद जो 100 पॉइंट के लिए तरस रहे हैं लोग। ये जो तरसना है, ये जो डिप्रेशन है, ये जो मार्केट है, इससे बचने का सबसे आसान तरीका है थोड़ा मार्केट से दूरी बनाओ और खाओ पियो, मौज करो, गाने सुनो,
जैसे आपको ठीक लगता हो वैसे, आप जैसे एंजॉय करते हो वैसे करो। थोड़ा सा बाजार से दूर रहो, नहीं तो आपको डिप्रेशन का मरीज बना देगा। देख के अभी चला अभी टूटा, आप अधीर हो जाओगे, अधीरता की बीमारी लग जाएगी आपको। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नीलेश जैन ने एक ऑप्शंस की रणनीति भेजी है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ग्रासिम की 24.60 की कॉल है, खरीदने की रिकमेंडेशन है 23 से 25 रुपये के बीच में, और 40 से 60 रुपये तक का टारगेट है। स्टॉप लॉस 9 रुपये का है। आप देख रहे होंगे पहले टारगेट और दूसरे टारगेट में कम से कम 20 रुपये का फ़र्क है। ये तब होता है जब 17 का विक्स होता है, मार्केट के अंदर एंजाइटी होती है और बजट वाली थीम के ऊपर कोई कॉल दिया जीत जा रही है आपको, क्योंकि स्विंग वाइल्ड हो सकते हैं। इसलिए 40 और 60, नहीं तो 40-45, 40-50 तक का टारगेट होता, बट स्टिल 60 तक का टारगेट है। रेशो 1:2 का है। 8,500 रुपये तक का गेन है, 4,000 तक का लॉस है। ये कैलकुलेशंस हमने आपके सामने रख दी है। फिर भी देखिए, अगर आज मेरे से आप पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग ख़राब थी। काफ़ी लोग ये कह सकते हैं कि देखिए चर्निंग होती रहती है, आईटी जब चलता है बैंक नहीं चलता है। अरे भाई, जब आईटी टूट रहा था तब बैंक भी तो टूट रहा था। ये कौन सा तर्क हो गया कि आईटी चलेगा तो बैंक नहीं चलेगा? तो जिस समय टूट रहा था कि आईटी टूट रहा था, बैंक नहीं टूटा, बैंक वहीं खड़ा रहा ऊपर। ऐसे तर्क वितर्क ना हो मार्केट के अंदर, और थोड़ी समझदारी होनी चाहिए। आदित्य अरोड़ा होंगे हमारे साथ। आदित्य सर, बैंक में स्ट्रेंथ है या फिर अभी भी थोड़ी स्ट्रेंथ के लिए वेट करनी चाहिए? देखिए, आप एकदम सही कह रहे हैं डिम्पी जी की स्ट्रेंथ थोड़ी सी लैकिंग है। बाजार में इतनी स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट नहीं आ रहे, और आज भी ऊपर जाने का एक अटेम्प्ट था, बट वहां से भी सेलिंग देखने को मिली और बाजार अभी अपने निचले स्तर पे है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत नहीं है। और दूसरा, एफआई का जो डेरिवेटिव आंकड़ा है वो काफी नेगेटिव है। तो ऐसे चलते माहौल में एक ब्लाइंड बाय या फिर बहुत कन्विक्शन बाय के अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। वेट एंड वॉच का ही अभी नजरिया बनता है। यही राय और कॉशियस आउटलुक लगातार हमारे एक्सपर्ट्स आपको सुझा रहे हैं, इससे बेहद सीरियसली लीजिएगा। मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे इस वक्त नहीं लेना है। बड़ा ही कॉशियस आउटलुक रखना है। ऑटोमोबाइल स्पेस आज परफॉर्म करता हुआ, और निफ्टी ऑटो इंडेक्स की अगर बात करें, अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। हरे निशान के साथ ये ट्रेड करता हुआ। पंकज, आपसे एक फंडामेंटल आउटलुक जानना चाहेंगे। जेफरीज की आज सुबह ऑटो सेक्टर पर एक रिपोर्ट आई, 2 व्हीलर ट्रैक्टर के साथ पॉजिटिव नजरिया उन्होंने बताया। एमएनएम, आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स जैसे स्टॉक्स उनके प्रेफर्ड स्टॉक लिस्ट में हैं, और महिंद्रा का पैसेंजर व्हीकल मार्केट शेयर जो है वो भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर। पॉजिटिव रिपोर्ट थी और एक इम्पैक्ट ऑटो सेक्टर पर दिखा। और अभी थोड़ी देर पहले मारुति सुजुकी की तरफ से 1 फरवरी से प्राइस में बढ़ोतरी और प्राइस चेंजेस के बयान आते हुए दिखे। ओवरऑल ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरी की चाल को आप कैसे देखते हैं? ऑटो सेक्टर में जो हमारा टॉपिक है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस करीब 3600 का है। आई थिंक 2 चीजें इसके फेवर में जा रही हैं। एक तो क्लियरली जो आपका एसयूवी सेगमेंट है कंपनी का, वहां पे ग्रोथ करीब 15-16% रहने की उम्मीद है। एंड हालांकि इंडस्ट्री की ग्रोथ आपको 5-6% ही दिखने वाला है। दूसरा चीज ये कि जो आपका ट्रैक्टर का सेगमेंट का ग्रोथ था, फर्स्ट हाफ में फ्लैट था, सेकंड हाफ में करीब डबल डिजिट के आसपास में ग्रोथ रहने की उम्मीद है। महिंद्रा उसमें सबसे बड़ा मार्केट शेयर वाला प्लेयर है। तो आई थिंक एमएनएम को डेफिनेटली एक उसका फायदा मिलने वाला है। बिसाइड दैट, आई थिंक ओवरऑल सीवी स्पेस हमें थोड़ा बेटर लगता है, जिसमें टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड निकल के आते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं आगे जाके बसेस सेगमेंट तो अच्छा कर रहा था, बट ओवरऑल इंफ्रा स्पेंड थोड़ा बेटर होगा, तो मुझे लगता है सीवी एज अ स्पेस थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो आई थिंक टाटा मोटर्स एंड अशोक लेलैंड, आई थिंक बाकी 2 स्टॉक्स हैं जो अच्छे लगते हैं। आई थिंक 2 व्हीलर में लार्जली प्रीमियमाइजेशन के प्ले के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आयशर मोटर डेफिनेटली बेहतर निकल के आता है। वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ लेट जो मंथली नंबर आ रहे हैं वो 80,000 के आसपास आ रहे हैं। तो आई थिंक वो भी एक काफी बेहतर संकेत है फॉर कंपनी। आई थिंक बिसाइड दैट मेरे हिसाब से स्टॉक्स चले हैं तो मैं उनमें ज्यादा उम्मीद नहीं करूंगा। ठीक है, डन। थोड़ा रैपिड फायर राउंड ले लेते हैं जल्दी जल्दी, लास्ट का एक एक स्टॉक। कुणाल, आपसे शुरू कर रहा हूँ। कोई भी एक शेयर जो आप बताना चाहें, आइदर बीटीएसटी, एसटीबीटी, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेडिंग, स्विंग, व्हाटएवर, जो भी आप बताना चाहें, एक ही शेयर। आई थिंक एक शेयर में यहाँ पे जो बताना चाहूंगा, जो मुझे लग रहा है कि अच्छा मोमेंटम पिकअप कर सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा है कि फार्मा एज अ सेक्टर ने अच्छा किया है, तो यहाँ पे कल फार्मा और भी तेजी यहाँ पे बरकरार हो सकती है। तो यहाँ पे मेरा शेयर रहेगा नैटको फार्मा, कैश मार्केट्स में से।
स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में एक पहले ब्रेकआउट दिया है, पिछले 7-8 दिन के कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट है। 1299 1300 के आसपास चल रहा है, तो आप करंट लेवल्स पे ले सकते हो उसको, या डिप मिले तो यूटिलाइज करें। सपोर्ट है जो डाउन चार्ट जो बन चुका है वो है 1260 का, तो जब तक 1260 नहीं तोड़ता है तब तक व्यू बुलिश है। मुझे लग रहा है इवेंचुअली स्टॉक हायर लेवल्स पे 1360 और 1380 के टारगेट्स बता सकता है। अक्षय सर, आप दोगे ऐसा ही कोई एक शेयर, स्विंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, व्हाटएवर जैसा भी हो? अक्षय पी भागवत, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 शेयर्स दे पाओगे? लास्ट का 1 मिनट ही है बस आपके पास। जी, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए IRCTC, क्योंकि बजट पास में है, बजट की थीम वाले स्टॉक्स में आज आप देखिए फर्टिलाइजर्स में काफी बढ़िया मूव रही है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो रेल स्टॉक्स है उनमें भी आपको एक मोमेंटम बेस्ड रैली देखने को मिल सकती है। IRCTC एक शॉर्ट टर्म बेस बना चुका है 760 पे, बस एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, जो ब्रेकआउट जोन है 800 के ऊपर। ब्रेकआउट शायद कल ही आपको मिल जाए, उसके चलते आपको 840 850 के टारगेट बनते हुए दिखेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग वाला सेटअप है, बाय कर सकते हैं करंट मार्केट में, BTST के लिए भी बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का टारगेट 840 850, स्टॉप लॉस बनेगा आपका 782 का। पॉइंट टेकन है सर। IRCTC वैसे भी नोटिस रखना चाहिए, इसके तो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस भी है और रेलवे का बजट तो आता नहीं है, एक आम बजट में इसके साथ ही कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। अच्छा बंद भी कर रहा है, थोड़ा पिटा हुआ शेयर भी है, 52 वीक लो पे भी है, देख सकते हैं। BTST भी रखें, इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी रखा जा सकता है। खैर बाज़ार बंद होने के लिए अगर आज आप मेरे से पूछेंगे तो क्या ख़राब था, आज बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस ख़राब थी। आज बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं कि HDFC ने इसको कोई परेशान किया, कोई परेशान नहीं किया। 20 रुपये का गेन था, वही तो गुम हुआ है जो आज सुबह सुबह मिला था, और क्या गुम हुआ है बस। लेकिन उसके बावजूद बैंक निफ्टी की चर्निंग ऐसी हुई कि आमने सामने खड़े हो गए। ICICI वर्सेस एक्सेस आमने सामने खड़ा है, ICICI बढ़िया बंद करके जा रहा है, एक्सेस बहुत ही ख़राब बंद करके जा रहा है। अमूमन ऐसा होता नहीं है, निजी बैंकों पे भी फूट नहीं पड़ती, बट आज फूट है, उसका इम्पैक्ट आज बैंक निफ्टी पे साफ देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स थोड़ा कूल डाउन हुआ है, अच्छी बात है, बट इतना अब रहे रिकवरी के लिए भी। पता लगे जिस समय रिकवरी आई उस समय इंडिया विक्स ही टूट गया, फिर रिकवरी भी किस चीज़ की आएगी, फिर रिकवरी भी नहीं आएगी। इसलिए इंडिया विक्स खड़ा रहे यहीं पे ही, लेकिन रिकवरी का मोमेंटो आपको ओपन इंटरेस्ट के अंदर से चेक करना होगा और फ्यूचर्स के रोल ओवर चेक करने होंगे। फिलहाल आज जो फ्यूचर्स के अंदर है वो लैक लस्टर ट्रेड है, वॉल्यूम था नहीं। रोल ओवर कल तक का मैं जो बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ करीब 35-36% है, आज 5-6% और हो गया होगा, 41-42% है, बट इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा अभी भी रोल ओवर। पोजीशंस ऑलरेडी काफ़ी खड़ी हैं, रोल भी नहीं हो रही, एडजस्ट भी नहीं हो रही, फंस सा गया है मार्केट। आप ये नहीं कर सकते कि मैं बेच के पैसा बनाऊँगा, और अभी उस कन्विक्शन से ये भी नहीं कह सकते कि मैं खरीद के पैसा बनाऊँगा। तो फिर पैसा बनाओगे कैसे बॉस? मार्केट में तो 2 ही बटन है ना, या तो बाय का या तो सेल का है, और तो कोई बटन ही नहीं दबाना होता। हाँ, एक बटन है लीव का, छोड़ दो बाजार को कुछ दिनों के लिए, जो ले रखा है उसको थोड़ा पकने दो, अगर नहीं लिया तो सिलेक्शन अच्छा करके एक्यूमुलेट करो। बाय से एक्यूमुलेशन का स्टांस ज़्यादा अच्छा होगा इस समय अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो। बड़े शेयरों को थोड़ा आगे आने की समय ज़रूरत है, रिलायंस, HDFC, TCS, इन्फोसिस, ये मतभेद बिठाएँ कि हम IT के हैं और हम नॉन IT के हैं, ऐसा मिट जाए तो शायद काम बन जाएगा। अक्षय पी भागवत, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पंकज पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आदित्य अरोड़ा, आपका भी शुक्रिया, और कुणाल शाह, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, उम्मीद करते हैं कल का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और थोड़ा रिलीफ वाला भी होगा।